हाय, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस केस को पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। एमआरआई फिस्टुलोग्राम केस 6 आप देखिएगा, उसमें हमने इसका जो एमआरआई फिल्म रिपोर्ट थी उसके बेस पे हमने इसका डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन भी किया था और इसकी जो फिल्म थी उस पर भी डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट, इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि फिस्टुला ही एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें सबसे ज्यादा रिकरेंस यानी दोबारा होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस केस में भी ये 2 बार ऑपरेटेड केस है, उसके बाद ये छारसूद विधि द्वारा इसमें लाइगेट किया गया है। और इसका जो ट्रीटमेंट प्लान था हम लोगों ने कैसे प्लान किया है, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई केस आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इस केस में इंपॉर्टेंट 2 बात है। पहला तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है इस केस में। दूसरा, इसकी इंटरनल ओपनिंग जो है डेंटेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज है। तीसरा इसमें एक पॉइंट है, इसमें एक ब्लाइंड ट्रैक है जो कि लिवेटर नहीं मसल की तरफ जा रहा है। जब हम छारसूद लाइगेट करते हैं तो हम तो मेन ट्रैक को लाइगेट करते हैं, या कोई साइड ब्रांच होती है जो पेरिनल स्किन के पास होती है उसमें लाइगेट करते हैं, लेकिन जो ट्रैक लिवेटर नहीं मसल की तरफ जा रहा होगा उसका हमें क्या करना है। इसके हम आपको 2 डिवाइस भी दिखाएंगे। ये एक डिवाइस हमारे पास है जिसमें एक में ओपनिंग अगर आप देखें तो एक में ओपनिंग देखिए यहाँ पे साइड में है, अगर आपको दिख पा रहा हो यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे साइड में है। और एक दूसरी जो डिवाइस हमारे पास है इसमें ओपनिंग जो है वो फ्रंट पे है, सामने से। इन दोनों डिवाइस के प्रयोग से हम जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद हम आपको इस केस को एक मॉडल के थ्रू भी दिखाऊंगा कि जो अभी हमने यहाँ पे डायग्राम प्रेजेंट किया है उसको हमने इसमें भी ट्रैक को भी दिखाया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस केस में क्या है कि इसमें एक इंटरनल ओपनिंग है जिसकी इंटरनल ओपनिंग जो है वो 6 to 7 o'clock पे इंटरनल ओपनिंग है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स कर रहा है 7 to 8 o'clock पर, फिर इस्चियोएनल फोसा में आके एक कैविटी बना रहा है। फिर जैसे ही यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे 2 ब्रांचेस बनती हैं, एक तो पेरिनल स्किन की तरफ जा रही है, दूसरा जो है आपका लिवेटाइनिक मसल की तरफ जा रहा है। चूंकि इस रिपोर्ट में एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितना मैंने प्रेजेंट किया है उसमें इसमें इस रिपोर्ट में पूरा लिखा हुआ है। अब उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान क्या है, इस केस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरनल ओपनिंग है 3.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनल वर्ज। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, इसमें कॉज क्या है। पहले तो हम कोई भी बीमारी ठीक करने से पहले हम ढूंढते हैं कि इसको बीमारी हुई क्यों। तो यहाँ पे डेंटेट लाइन कहाँ पे है, इससे नीचे है, तो डेंटेट लाइन पे जो एनल ग्लैंड थी वो इन्फेक्ट नहीं हुई है। अगर यही इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन के नीचे होती तो यहाँ से होती, यानी फिशर था। तो इस पेशेंट को जो फिशुला हुआ है, ना तो फिशर से हुआ है ना एलन ग्लैंड के इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है क्रोन्स हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, हो सकता है ट्रॉमा की वजह से हुआ हो सकता है कि इसके पहले कोई जैसे कोई ऑपरेशन हुआ, मान लो इंटरनल हेमोरेक्टोमी की गई है तो उसकी वजह से इसको फिशुला की शुरुआत हुई है। तो इसका कॉज हमें पता चल गया कि कॉज इसको हुआ क्यों। अब इसकी हम जो और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होते हैं, मान लिया टीबी की है तो ट्यूबरकुलोसिस के जो हम और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होते हैं उसके थ्रू पहले हम इसकी कंफर्म डायग्नोसिस बनाएंगे कि इस पेशेंट को हुआ क्यों, और 2 बार इस पेशेंट को रिकरेंस हुआ है तो ये क्यों हुआ। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो रहा होगा जो 2 बार ऑपरेशन करने के बाद भी इस पेशेंट को ठीक नहीं हुआ है। तो अब हम ढूंढेंगे कि इसको दोबारा क्यों हुआ है। अगर हमारे पास आता है तो अब हम ऐसा क्या करें कि अब इसको तिबारा यानी इसको फिर से रिकरेंस ना हो। तो सबसे पहले हम इसकी इंटरनल ओपनिंग के बेस पे इसकी हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि इसको दोबारा क्यों हुआ। तो इसका कॉज हम ढूंढेंगे हम क्लिनिकल फीचर्स के बेस पे, और प्लस जो इन्वेस्टिगेशन के बेस पे, यानी हम इसमें सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करा के देख सकते हैं कहीं पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है, कई बार रेक्टल कार्सिनोमा तो नहीं हो सकता है, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ है। हिस्ट्री में हम इनसे पूछेंगे कोई आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई जो रेक्टम और डीप एनल कैनाल के एरिया में हुई हो, तो इससे हमें पता चल जाएगा इनको हुआ क्यों। अब आता है कि इसमें ना तो बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग इधर है और ना तो ये लिवेटर मसल को उस तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे जैसे हमने ये देखा जहां पे इसका सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट है, जैसे हमने इसमें हम रेट्रोग्रेड प्रोबिंग भी, इसमें प्रोबिंग हम रेट्रोग्रेड भी कर सकते हैं और पेरिनल स्किन से भी जा सकते हैं। तो हमने जैसे ही पैल्पेट किया हमें फील हुआ कि इस एरिया में इसको इंड्यूरेशन ज्यादा है, इस एरिया में इंड्यूरेशन ज्यादा है। तो जब भी कोई एब्सेस आपके पास आए तो उसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट, एक होता है मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट और एक होता है मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट। एब्सेस में 2 चीजें हम ढूंढते हैं, कभी भी हमारे पास एब्सेस आता है हम उसमें 2 पॉइंट ढूंढते हैं, मोस्ट
प्रोमिनेंट पॉइंट और एक होता है मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट। तो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट वह होता है जहां पे एब्सेस में अपने आप नेचुरल ओपनिंग बन रही होती है, जहां पे हम जब किसी भी एब्सेस को फील करेंगे, पैल्पेट करेंगे, तो जब हम पूरे एब्सेस के एरिया को जब टच करेंगे, हम देखेंगे एक एरिया हमें ऐसा मिलेगा जहां पे ऐसा लगेगा कि ये जो एब्सेस है वहीं से फूटने वाला है या यहीं से उसका माउथ बनने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट। और एक एरिया ऐसा होता है जहां पे अगर हम एक एक्सटर्नल ओपनिंग बना दें तो उस एब्सेस में जो भी पस इकट्ठा हुआ था, जो भी फ्लूइड था, वो वहां से पूरा का पूरा निकल जाए। तो अगर आपको किसी भी एब्सेस को ठीक करना है तो आपको सबसे मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस केस को फिर से ठीक नहीं कर पाएंगे, रिकरेंस हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो एक्सटर्नल एरिया में जो एक्सटर्नल फोसा में एब्सेस बना है, इस एरिया में हमें ढूंढना है मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट। और जहां पे मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट होगा वहीं पे हम एक क्या बनाएंगे, एक एक्सटर्नल ओपनिंग बनाएंगे, एक एक्सटर्नल ओपनिंग बनाएंगे। और एक एक्सटर्नल ओपनिंग को हम इस एक्सटर्नल ओपनिंग को हम आर्टिफिशियल विंडो भी कहते हैं, आर्टिफिशियल विंडो। तो हम चाहे उसको एक्सटर्नल ओपनिंग बोले चाहे आर्टिफिशियल विंडो बोले। तो यहाँ पे इसका एक ओपनिंग बनेगी एक्सटर्नल। इससे क्या फायदा होगा, मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट से क्या फायदा होगा, ड्रेनेज मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब है कि जो भी इस एरिया में डेब्रीज होंगे, जो भी पस होगा, जो भी यहाँ फॉरेन पार्टिकल होगा इस कैविटी के अंदर, वो इसी पॉइंट से आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। और जब तक इस कैविटी को क्लीन नहीं करेंगे आप, तब तक ये कैविटी हील करना नहीं शुरू करेगी। तो मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट का क्या फायदा होता है, आप वहां पे एक ओपनिंग बनाएंगे, ओपनिंग बना के ड्रेनेज इंश्योर करेंगे। जितना अच्छा ड्रेनेज होगा किसी भी एब्सेस में, उतना जल्दी वो केस ठीक होगा। तो एक पॉइंट हमें मिल गया कि हमें यहाँ पे एक ओपनिंग बनानी है, क्योंकि एक्सटर्नल ओपनिंग नेचुरल नहीं है। फिर हमने देखा कि ये एब्सेस तो बहुत ऊपर तक गया है, तो हम वहां पे मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ढूंढेंगे, या यहाँ पे जो इसका ये जो मान लेते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट है, तो वहां भी हमें ओपनिंग बना के, या तो हम एक दूसरा तरीका कर सकते हैं, जहां तक ये इंड्यूरेशन फील हो रहा है वहां पे भी एक ओपनिंग बना सकते हैं, और उसके बाद एक छार यहाँ पे, एक छार सूत यहाँ पे लाइगेट कर देंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, जो सबसे अपर वाला पॉइंट होगा और जो सबसे लोअर पॉइंट होगा, जब यहाँ हम छार सूत्र लाइगेट कर देंगे तो इस कैविटी में जो भी डेब्रीज होंगी उन दोनों ओपनिंग से आपको ड्रेनेज अच्छा मिलेगा, और जितना अच्छा ड्रेनेज उतना जल्दी आपका ये कैविटी हील करेगा। तो आपका एक पहला तरीका क्या था, एक आर्टिफिशियल विंडो बनाना है जहां पे मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, अब आप अपनी क्लिनिकल जो पेशेंट आपके पास लेटा होगा तो आप उसके अनुसार बनाते हैं, या तो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट पे बनाइए, या तो थोड़ा सा उससे और ऊपर बना दीजिए, और एक छारसूल लाइगेट करके यहाँ से आपको ड्रेन बनाना पड़ेगा। अब आता है बात कि इंटरनल ओपनिंग का क्या करना है। तो जहां पे मोस्ट डिपेंडेंट पॉइंट है वहां से आप प्रोबिंग करिए, या रेट्रोग्रेड प्रोबिंग करके एक छारसूत्र यहाँ से यहाँ लाइगेट करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरनल ओपनिंग है वो भी धीरे धीरे हील होता रहेगा, और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से जो भी अंदर डेब्रीज हैं, पस है, वो सब क्या होंगे, धीरे धीरे ड्रेन होते रहेंगे। तो अगर हम छार सूत्र इस केस में लाइगेट करेंगे तो भाई हम इंटरनल ओपनिंग से तो हमें, या तो हम इधर से प्रोबिंग करेंगे, या तो यहाँ से बाहर एक ओपनिंग बना के प्रोबिंग करेंगे। तो ये हो गया आपका एक छार सूत्र लाइगेट, ये हो गया छार सूत्र लाइगेट। क्योंकि किसी भी फिस्टुला को ठीक करने के लिए तीन चीजें हमेशा आप अपने माइंड में रखिए। सबसे पहला है इंटरनल ओपनिंग को पहले लाइगेट, हमें इंटरनल ओपनिंग को तो लाइगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इंफेक्शन फिस्टुला में यही है। वो चाहे आपका डेंटेट लाइन पे हो, चाहे एनोरेक्टल जंक्शन और डेंटेट लाइन के बीच में हो, या रेक्टम में हो। तो जब तक फिस्टुला में इंटरनल ओपनिंग आप नहीं लाइगेट करेंगे, जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक फिस्टुला आपका कभी नहीं ठीक होगा, पहला। दूसरा क्या है कि आपको एक ड्रेनेज पॉइंट हमेशा ढूंढना पड़ेगा। मान लेते हैं नेचुरल ड्रेनेज पॉइंट नहीं था, मान लेते हैं इस पेशेंट को जो ओपनिंग बनी थी नेचुरल, वो इस एरिया में बनी थी, यहाँ पे ना बन के इस एरिया में बनी थी। तो अगर आप छारसूत ऐसे लाइगेट करेंगे तो आप इस केस को भी नहीं सही कर पाएंगे। आपने भले भी इंटरनल ओपनिंग ढूंढ ली, लेकिन अगर आपने बीचों बीच लाइगेट कर दिया तो ये वाला जो एरिया था, ये वाला है, ये जो खाली पड़ा एरिया है, आपका पस यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा,
और जब पस यहाँ इकट्ठा होगा तो ये और नीचे कैविटी बनाता जाएगा और नया ब्रांच बनाता जाएगा, तो ये केस भी नहीं ठीक होगा। तो पहला पॉइंट होता है इंटरनल ओपनिंग को आप ढूंढिए। दूसरा होता है ड्रेनेज बनाइए। ड्रेनेज बनाने के बाद क्षार सूत्र लाइगेट कर दीजिए। अब 2 पॉइंट हो गए, ड्रेनेज बना दिया, इंटरनल ओपनिंग ढूंढिए। अब आपको क्या करना है, क्लीनिंग करनी है। सुबह शाम जहां से आपने ड्रेनेज बना रखा है, आपको क्या करना है, इस फिस्टुला ट्रैक को सुबह शाम क्लीन करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके क्षार सूत्र लाइगेट करने के बाद कई बार जैसे मान लो कोई बड़ी कैविटी है, तो जो क्षार होता है वो कुछ एरिया को कवर नहीं कर पाता है। मान लेते हैं कि क्षार सूत्र आपने लाइगेट कर दिया इस एरिया में, ये एरिया क्या हुआ, इसमें क्षार का कोई भी पार्ट इसमें नहीं आ पाया। जब क्षार यहाँ पे लग ही नहीं पाया तो इस एरिया में जो डेड डैमेज इंफेक्टेड टिश्यू थे उसको आपने क्या हुआ, उसको क्यूरेट ही नहीं कर पाए, उसको आपने उसको वहां से रिमूव ही नहीं कर पाए, तो फिर इस पेशेंट को दोबारा हो जाएगा। तो 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना है, इंटरनल ओपनिंग सर्च करिए, उसको लाइगेट करिए, ड्रेन बनाइए, और तीसरा सुबह शाम अगर आप फिस्टुला ट्रैक को क्लीन करेंगे तो आप विश्वास करिए आपका जो रिकरेंस रेट है उसको बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम किया जा सकता है। और ईश्वर ने चाहा तो आप चाहे वो 4 बार 5 बार भी ऑपरेट हुआ हो, आप उस केस को एक बार में ही सॉल्व कर लेंगे। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये तो हमने लाइगेट कर दिया, लेकिन इस केस में एक इंपॉर्टेंट था कि यहाँ से एक ट्रैक और ऊपर जा रहा था, कहाँ जा रहा था, लिवेटर मसल में, और इसमें तो हम क्षार सूत्र लाइगेट कर नहीं पाएंगे। तो इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, 2 तरीके, पहला तो तरीका होता है कि कोई यंत्र लेते हैं, उस जैसे सर्जिकल स्कूप आता है जिसको हम लोग ताल यंत्र कहते हैं आयुर्वेद में, उसको हमने यहाँ डाला, यहाँ पे हमने इसको स्कूपिंग की, और जितने भी यहाँ पे डेड डैमेज इंफेक्टेड टिश्यू थे उसको हमने क्या कर दिया, क्यूरेट कर दिया और क्लीन कर दिया। तो जो आपका ये ब्रांच होती है, जो फिस्टुला ट्रैक होता है, उसमें 4 चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले वहां पे डेड डैमेज इंफेक्टेड टिश्यू होते हैं अंदर ट्रैक के अंदर, अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू इनर लाइनिंग पे होते हैं 2, यहाँ पे बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहे होते हैं, और तीसरा यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल जैसे आपका मल है या कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। कई बार हमने फॉरेन पार्टिकल में यहाँ पे जैसे मान लो हमने आज रात में जीरा खाया है, कोई दानेदार चीज खाई है, तो कई बार इंटरनल ओपनिंग से वो दानेदार चीजें अंदर चली जाती है और इसके ट्रैक के अंदर जाके फंस जाती हैं, वो लगातार सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनी रहती है। तो ये जो 4 चीजें हैं, कई बार हमने जैसे स्कूपिंग कर दी, स्कूपिंग करने के बाद भी यहाँ पे जब हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको क्यूरेट कर दिया, क्यूरेट करने के बाद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ टिश्यू रह जाते हैं। या मान लेते हैं एक तो हो गया कि क्यूरेट करने का एक ड्रॉबैक ही हो गया कि कुछ ना कुछ टिश्यू रह गया। दूसरा क्या होता है, हम क्यूरेट ब्लाइंडली करते हैं, हम इसको देख तो पाते नहीं है कि हम कहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं। कई बार हम हेल्दी टिश्यू को भी क्या कर देते हैं, पंचर कर देते हैं। तो हमने एक यहाँ पे क्या एक नई कैविटी बना दी। तो 2 ड्रॉबैक बहुत कॉमन होते हैं अगर हम ब्लाइंडली इसको क्यूरेट करते हैं, लेकिन फायदा क्या होता है, अगर हमने अच्छे से क्यूरेट कर दिया तो ये हील हो जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्षार सूत्र जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्षार पड़ा हो, उसको 1 नाइट के लिए इसके अंदर अगर हम यहाँ पे रात भर के लिए इसको पुश कर दें, जो क्षार लगे, अगर हम इसमें क्षार इसमें पैक कर दें, तो क्षार का जो अपना नेचुरल फंक्शन है, छेदन भेदन लेखन स्क्रैपिंग इंसीजन और एक्सीजन, जो 3 कर्म होते हैं उसको कर कर क्या करेगा, ये जितने भी डेड डैमेज इंफेक्टेड टिश्यू होते हैं उसको कहाँ से क्या कर देगा, वहां से रिमूव कर देगा। बैक्टीरिया, क्षार के प्रेजेंस की वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेड हो जाएंगे, और क्षारीय नेचर की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जैसे ये क्षार है, अगर हमने 1 नाइट के लिए इस ट्रैक के अंदर ये क्षार अगर हमने पैक कर दिया, तो आप विश्वास करिए कि जितना आप स्कूपिंग करते हैं, स्कूपिंग करने के बाद जितना आप एरिया रिमूव करते हैं, उतना ही उससे अच्छा कहीं आपका क्षार काम करेगा। और इससे क्या फायदा होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, और वर्क लगभग जस्ट लाइक टू यंत्र जो आपने यूज किया वो बिल्कुल वही करेगा। अब बल्कि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि जो हमारा क्षार होता है वो यंत्र और शस्त्र में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि शस्त्र कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जहां पे आप छेदन भेदन लेखन नहीं कर सकते किसी शस्त्र के द्वारा, क्योंकि ये क्या है, ये टुवर्ड द लिवेटर नहीं मसल जा रहा है, ये डीप सीटेड टिश्यू जा रहा है। अगर आपने शस्त्र का प्रयोग किया तो आप यहाँ पे इंजरी कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्षार पैक कर देंगे तो आप विश्वास करिए जो आपका यंत्र शस्त्र का काम था उससे कहीं ज्यादा आपको ये आपको प्रभावी रिजल्ट दिखाएगा। अब ये आता है, मान लेते हैं आपने फर्स्ट डे तो क्षार डाल के इसको आपने क्या कर दिया, इसको क्यूरेट कर दिया। अब आप इसका रोल अब आपको दिखाता हूँ।
इस यंत्र का क्या प्रयोग है। देखिए यहाँ पे ओपनिंग सामने से है। जब हम इसमें इस ट्रैक को अंदर, मैं आपको एक दूसरी पिक्चर बना के इसको क्लियर समझाता हूँ कि उन ट्रैक्स में, जिन ट्रैक्स में आप छारसूत्र लाइगेट नहीं कर पा रहे हैं, या जो ब्लाइंड ट्रैक हैं, जो मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं जहां पे छारसूत्र नहीं लाइगेट करते, इसका फायदा क्या होगा। देखिए ये हमारा क्या था, एब्सेस था। यहाँ हमने ओपनिंग बनाई, एक्सटर्नल ओपनिंग बनाई, यहाँ आपने मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट पे क्या किया, ओपनिंग बनाई, और ये हमारा मेन ट्रैक था, हमने इसमें छारसूत्र लाइगेट कर दिया। अब इस ट्रैक को कैसे आपको क्लीन करना है, क्योंकि कई बार एक बार में स्कूप करने पे या कई बार एक नाइट में छारसूत्र रखने पे भी ये जो है पूरा ट्रैक क्लीन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, एक कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लीजिए, आप कोई भी जो आपको पसंद आए, चाहे वो ग्राम निगेटिव को कवर करता हो, चाहे ग्राम पॉजिटिव को कवर करता है, या हो सकता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम का हो। आपको क्या करना है, उसमें 3 ml या 5 ml आप उसको भरिए। आपको इस ट्रैक से, यहाँ से आपको इसको अंदर इंसर्ट करिए, क्योंकि जो ये लिवेटरिंग मसल होती है ये लगभग पेरियनल स्किन से लगभग 5.6 सेंटीमीटर दूर होती है यहाँ तक। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा ट्रैक था जो लिवेटरिंग मसल तक चला गया है, लेकिन ना तो वो ऊपर जा रहा है ना इधर आ रहा है, और आपका मेन जो छारसूत्र पड़ा है वो इस एरिया में पड़ा है, तो आपको क्या करना है, 3 से 5 ml आपको फ्लूइड लेना है और आपको फिशुला ट्रैक में अंदर डालना है और कस के इसको पिचकारी जैसा मारना है। तो अगर मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं ये हमारा इंस्ट्रूमेंट था, देखिए इसका फायदा क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ये आपकी सिरिंज थी और ये आपका ये प्लास्टिक का जो है, जो भी हमने दिखाया ये है, ये प्लास्टिक का ये है। जब आप इसमें यहाँ से फ्लूइड को कस के प्रेस करेंगे तो जो फ्लूइड होगा वो स्पीड से जाएगा और आपके हर उन एरिया में पहुंच जाएगा जहां पे आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कई बार छार नहीं पहुंच पाता। तो जब ये स्पीड से जाएगा और दीवार में टकराएगा, जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द फिशुला ट्रैक था, जब उसमें टकराएगा तो जो उसमें डेड डैमेज इन्फेक्टेड टिश्यू चिपके हुए थे, जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, जो फॉरेन पार्टिकल पड़ा था, वो क्या जाएगा, वो तुरंत क्लीन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ट्रैक क्लीन होना शुरू होगा और आपका जो है हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो फिशुला इज जस्ट लाइक टू एब्सेस। जैसे हम किसी एब्सेस को IND करते हैं, इंसिजन ड्रेनेज लगा के उसको अच्छे से क्यूरेट कर देते हैं, साफ करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो एब्सेस होता है धीरे धीरे श्रिंक कर जाता है। तो सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पे क्या है, एक दिन में तो आपका पूरा डेब्रिज निकलती नहीं है, आप अगले दिन मोशन जाओगे, मोशन के जो मल के टुकड़े हैं इसके अंदर जाएंगे, बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करेगा। तो रोज अगर सुबह शाम आप इस ट्रैक की क्लीनिंग करते हैं तो आप विश्वास करिए, जो आपके ब्रांचेस होते हैं, ऐसे ब्रांचेस जो ब्लाइंड ब्रांचेस होते हैं, जो रेमिफिकेशंस होते हैं, जो बड़ी सी कैविटी होती है डीप सीटेड टिश्यू में, आप इस डिवाइस का प्रयोग करके आप ऐसे केस को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक फायदा ये है कि एक तो रिकरेंस रेट कम हो जाएगा, यहाँ पे पस बहुत कम बनता है, पेशेंट अगले दिन आपसे कहेगा डॉक्टर साहब पस ज्यादा नहीं बन रहा है, पेन बहुत कम होगा। और पेशेंट जो डे बाय डे हम लोग सुनते हैं कि छारसूत्र जब किसी पेशेंट किया जाता है तो उसको गाड़ी पे बैठने से मना किया जाता है, लंबे समय तक बैठने से मना किया जाता है। आप विश्वास करिए, अगर आप सुबह शाम फिस्टुला ट्रैक को क्लीन कराएंगे तो पेशेंट चाहे 4 घंटे बैठ के अपनी जॉब करे, आप विश्वास करिए आपको पेशेंट कभी भी ये कंप्लेन नहीं करेगा डॉक्टर साहब हमें कोई दिक्कत हो रही है। और जब वो 7 दिन बाद आपके पास पेशेंट आएगा तो पेशेंट आप देखिएगा उसमें से जो पस बन रहा होता है, जो डिस्चार्ज लगातार होता है एक्सटर्नल ओपनिंग से फिस्टुला ट्रैक में, वो भी बहुत कम होगा। और ये हम लगभग 8 से 10 साल से लगातार कर रहे हैं। पहले जब नहीं यूज करते थे तो पेशेंट बहुत कंप्लेन करता था, लेकिन अब जब से ये तरीका हम प्रयोग कर रहे हैं, पेशेंट को ना तो ज्यादा पेन होता है, ना ज्यादा पस आता है, ना ज्यादा कोई कंप्लेन है, ना तो ज्यादा इचिंग होती है। और पेशेंट अपना, जैसे आज हमने छारसूत्र लाइगेट किया, 1 से 2 दिन बाद वो अपनी जॉब करने लगता है। इवन जो लोग जो गाड़ी पे बैठ के काम करते हैं, जैसे मान लो कोई जॉब करता है, जैसे जोमेटो या किसी ऐसी जॉब करता है, या कोई ऑफिशियल वर्क करता है, जब लंबे समय तक कुर्सी पर बैठ के काम करना पड़ता है, वो भी आदमी छारसूत्र विधि से बहुत आसानी से अपना ट्रीटमेंट ले सकता है। अगर मान लेते हैं पेशेंट नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उनकी फैमिली मेंबर को समझा देते हैं कि भाई इसको ऐसे भरिए, ऐसे कस के आप इसमें जब पिचकारी मारेंगे तो जो आपके फिस्टुला ट्रैक में जो फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, डेड टिश्यू, डैमेज टिश्यू पड़े होंगे वो सब क्लीन होते जाएंगे और आपका केस धीरे धीरे सही होता जाएगा। तो एक बार मैं इस मॉडल में भी समझा देता हूँ जो अभी हमने समझा। देखिए ये हमारी ये रेक्टम है, ये एनल कैनाल है, ये इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये पार करके आया। यहाँ पे देखिए पेरिनल स्किन, यहाँ पे जो इस्चियल फोसा में एब्सेस बनाया है, ये एक ट्रैक देखिए ये लिवेटेनिंग मसल की तरफ ये जा रहा है, आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक देख रहे हैं ये लिवेटेनिंग मसल जा रहा है।
हम जब छारसूद लाइगेट करेंगे तो हम तो इसमें लाइगेट करेंगे ना, ये ट्रैक में तो लाइगेट नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इसमें देखिएगा, फिर से हमने इसमें फ्लूइड लिया, जब हमने देखिए अभी हमने आपको बताया था, तो अभी हम इसको आपको ये जो ब्लाइंड ट्रैक है इसको क्लीन करने का तरीका, या डीप सीटेड टिश्यू में कोई एब्सेस है उसको क्लीन करने का तरीका आपको सिखाएंगे जो लिवेटर नी मसल की तरफ जा रहा है। देखिए हमने ये एक्सटर्नल ओपनिंग थी, मान लीजिए हमने ये हमने पाइप डाली, इसमें हमने अभी पोइडिन आयोडीन भर के दिखा रहे हैं आपको एग्जाम्पल। ये फिशुला ट्रैक था जो ब्लाइंड था, ये छारसूत्र आपका ऐसे पड़ा हुआ है, ब्लाइंड ट्रैक आपका लिवेटर नी मसल की तरफ। जब हम इसको देखिए कस के, जब यहाँ पे अभी हम प्रेस करेंगे तो देखिए जो फ्लूइड होगा इन दीवालों पे जाके कस के यहाँ पे जब प्रेशर मारेगा तो जो इस एरिया में डेड डैमेज टिश्यू होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये वॉश हो जाएंगे। देखिए इस ये देखिए, और पास में दिखेगा बेटा, देखिए बहुत स्पीड से निकलेगा ये। ठीक, अब इससे क्या होगा, देखिए दवा कहाँ पर लग गई, दवा सबसे लास्ट पॉइंट पे जाके लगी, इस एरिया में जो डेड डैमेज टिश्यू होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, और इससे आपको बहुत ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको बना भी सकते हैं। देखिए छोटी 10 नंबर की पाइप है, बस इसमें क्या है, ये इसको मोल्ड करा के इसमें आगे से ओपनिंग बनाई गई है। ये तो हो गया फिशुला ट्रैक को क्लीन करने के लिए। अब क्या होता है, मान लेते हैं पेशेंट को फिशुला था, सुबह मल त्याग से पहले उसको ऑयलिंग करानी है गुदा मार्ग में, तो ऐसा पाइप यूज करिए जिसमें साइड में छेद हो, क्योंकि फ्रंट पे क्या होता है कई बार इससे पेशेंट को चोट लग सकती है। तो आपको क्या करना है, सुबह मल त्याग से पहले इसमें हमने फ्लूइड भरा और एनल कैनाल में इसमें डाल दिया, तो जब ऑयल इसके अंदर जाएगा, जैसे जात्यादि तेल, पाइलवांस तेल, जो भी आपको ऑयल यूज करना है इसमें डाल दिया, तो ऑयल की वजह से क्या होगा कि ये एनल कैनाल लुब्रिकेट होने की वजह से मल आसानी से फिसल के बाहर आ जाएगा। मान लेते हैं मल तेल का कुछ पार्ट यानी जात्यादि तेल या पाइलवांस का कुछ पार्ट अगर फिशुला ट्रैक में चला भी गया तो ये आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। कैसे बेनिफिट पहुंचाएगा, मल त्याग के समय मल के कुछ टुकड़े इंटरनल ओपनिंग के थ्रू जब फिशुला ट्रैक में चले जाते हैं तो वो वहां पे सोर्स ऑफ इंफेक्शन करते हैं। जब इसके अंदर जात्यादि तेल या पाइलवांस तेल होगा तो तेल के अंदर क्या है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करने में उतना सक्षम नहीं होगा जो पहले सक्षम था, तो आपको इंफेक्शन से बचाता है। और दूसरा, अगर ऑयल का कुछ पार्ट फिशुला ट्रैक में चला भी गया तो वो हीलिंग करता है। हमें पता है कि जो हमारा जात्यादि तेल है वो क्या है, वो हीलिंग की तरह, मतलब एक तरह से हीलिंग मेडिसिन है, वो अंदर फिशुला ट्रैक को क्लीन भी कराएगा, हील भी कराएगा। तो ये इसका बेनिफिट है। तो पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, तो आप एनल कैनाल में ऑयल डालने के लिए इस तरह का डिवाइस यूज करिए, और फिशुला ट्रैक को क्लीन करने के लिए आप इस तरह का डिवाइस यूज करिए। आप देखेंगे रिजल्ट पहले से आपको बहुत बेहतर मिलेगा। धन्यवाद।